हेलो एवरीवन, वेलकम टू लूसेंट कोचिंग क्लासेस। मेरा नाम है पूजा और आज हम केमिस्ट्री के एटॉमिक स्ट्रक्चर को आगे डिस्कस करेंगे। जिन्होंने लास्ट वीडियो नहीं देखे हैं वो लास्ट वीडियो एक बार जाके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उनको ज़रूर देखें। देन आज हम बताएंगे कि एटॉमिक स्ट्रक्चर को किन किन साइंटिस्ट ने और एक्सप्लेन किया और लास्ट में हमें कैसा स्ट्रक्चर मिला। तो चलिए देखते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में किस किस ने बताया। देखिए, एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि समरफील्ड ने हमें बताया था कि ऑर्बिट होते हैं, सब सेल्स होते हैं, ऑर्बिटल होते हैं और उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स आपके मूव करते हैं। ठीक है, ये बात 1919 में बताई थी किसने? समरफील्ड ने। देन इनके बाद हमारे पास साइंटिस्ट आए बोहर एंड बरी। बोहर एंड बरी ने भी हमें एटम के स्ट्रक्चर के बारे में एक्सप्लेन किया। उन्होंने अपने पोस्टुलेट दिए और बताया कि एटम में बेसिकली जो आपका पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है वो सेंटर में प्रेजेंट होता है और इलेक्ट्रॉन आपके बाहर बाहर रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, देन बोहर के बाद हमारे पास 1924 में डी ब्रॉगली साइंटिस्ट आए। इन्होंने इलेक्ट्रॉन के ड्यूल नेचर के बारे में बताया कि इलेक्ट्रॉन के दो नेचर होते हैं। हमें पता है कि हमारे पास दो नेचर होते हैं, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। ठीक है, देखिए ये मैं आपको बेसिकली इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इनसे क्वेश्चन बनते हैं कि डी ब्रॉगली ने कब अपने मॉडल को रिप्रेजेंट किया था, दैट इज 1924 में। ठीक है, इन्होंने क्या बताया था? ड्यूल नेचर के बारे में बताया था। ठीक है, इसके बाद हमारे पास 1924 के बाद 1926 में कौन आए? स्क्रोंजेनर नाम के साइंटिस्ट आए और इन्होंने हमें क्या बताया कि जो आपका ये थ्योरी है, एटम की जो थ्योरी है, ये मॉडर्न फॉर्म में इन्होंने रिप्रेजेंट की। मॉडर्न फॉर्म में मतलब इन्होंने मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी को बताया। अगर आपसे कोई पूछता है कि हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, देखिए वैसे हमें एटम के बारे में, एटम की हमें जो थ्योरी है वो डाल्टन ने दी थी। ठीक है, बट आपको मॉडर्न के बारे में अगर पूछते हैं तो आपने नाम किनका लेना है? स्क्रोंजेनर का लेना है। ठीक है, अब ये जो थ्योरी थी ये किस पे बेस्ड थी आपकी? ये वेव थ्योरी पे बेस्ड थी। ठीक है, ये आपकी स्क्रोंजेनर की मॉडर्न थ्योरी है, ये वेव थ्योरी के ऊपर डिपेंड थी। ये आपके डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका है 1926 के बाद 1927 और 28 में हंसबर्ग नाम के साइंटिस्ट आए और इन्होंने हमें क्या बताया? प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी के बारे में बताया। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम और इलेक्ट्रॉन की पोजिशन हम एक ही टाइम पे नहीं बता सकते। ये किसने बताया हमें? हंसबर्ग ने बताया। देखिए ये क्वेश्चन आपका पूछा भी जा चुका है एक बार कि हंसबर्ग ने किस प्रिंसिपल के बारे में एक्सप्लेन किया गया था? आपका प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी है। देखिए ये हर एक बुक में अलग अलग फॉर्म में मिल सकता है, नॉन डिटर्मिनेंट फॉर्म में भी इसको दे सकते हैं, बट इसका नाम प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी है, आप याद रखिएगा। ठीक है, अनिश्चितता का नियम हम कह सकते हैं इसको। नेक्स्ट आपका है कि इन सब साइंटिस्ट ने मिलकर हमें एक स्ट्रक्चर बता दिया फाइनली। क्या था? जिसमें कि आपका जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो बीच में मूव कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन हमारे बाहर घूम रहे हैं। कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर हमें किसने, इन सब साइंटिस्ट ने मिलकर एक थ्योरी में रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, अब इस स्ट्रक्चर में, ये स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है, अगर मैं बात करें कि ये एटम का एक स्ट्रक्चर है तो हमारे पास एटम का रेडियस कितना होगा? 1 मार्कर क्वेश्चन। तो एटम का जो रेडियस है वो एंगस्ट्रॉम में हम बोले तो 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर के इक्वल होता है। और अगर मैं बोलूं कि इस न्यूक्लियस की, ये जो न्यूक्लियस है इसकी रेडियस कितनी होती है, इसकी रेडियस का क्या फॉर्मूला होगा? तो ये रेडियस, न्यूक्लियस की रेडियस को हम हमेशा किस में मेजर करते हैं? फर्मी में मेजर करते हैं। ठीक है, रेडियस जो है न्यूक्लियस की वो फर्मी में होती है, तो 1 फर्मी इज इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर होता है। ये हमें फाइनल मॉडल मिल गया एक किस्म से किसका? एटम का, जिसमें हमारे पास बीच में क्या है? आपके चार्ज पार्टिकल है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन आपके बाहर बाहर रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो जनरली अगर हम बात करें कि एटम जो है उसके जो बेसिक पार्टिकल हैं वो 3 ही हुए, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। तो अब हम इनके बेसिक पार्टिकल के बारे में डिस्कस करते हैं कि एटम के बेसिक पार्टिकल्स कौन कौन से हैं। तो प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं और इलेक्ट्रॉन उस न्यूक्लियस के बाहर बाहर मूव करता है। ठीक है, तो बात करते हैं इनके मास की, इनको डिफरेंशिएट करेंगे इनके मास के बेस पे। तो प्रोटॉन का मास होता है 1.673 × 10⁻27 kg, न्यूट्रॉन का होता है 1.675 × 10⁻27 kg एंड इलेक्ट्रॉन का है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से सबसे ज्यादा मास किसका है? किसका है भाई सबसे ज्यादा मास?
आपको लग रहा होगा कि 31 है, इसका होगा ना, बट एक्चुअल में क्या है, आपका मास जो है वो न्यूट्रॉन का सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद प्रोटॉन का, एंड देन लास्ट में इलेक्ट्रॉन का। आपका ये जो पर्टिकुलर पैटर्न है ये बनता है, न्यूट्रॉन का मास सबसे ज्यादा होता है, प्रोटॉन का उससे कम और इलेक्ट्रॉन का सबसे कम होता है। ठीक है, अब देखिए ये मास हमारे पास केजी में है, किलोग्राम में है। अब मास को हमें एक दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करना होता है जिसका नाम है AMU। AMU मतलब एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, तो एक एटॉमिक मास यूनिट 1 AMU आपका इक्वल होता है 1.672 इंटू 10⁻⁻27 के। देखिए हमें ये जो मास गिवन है, हमें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन का, ये हमें दूसरे यूनिट AMU में कन्वर्ट करना है, एटॉमिक मास यूनिट में। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 AMU किसके इक्वल होता है, आपका 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो आप जनरली इस मास को AMU में कन्वर्ट कर सकते हैं। हाँ जी, इसको मल्टीप्लाई करा देंगे AMU के वाले जो पर्टिकुलर मास है उससे, तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी प्रोटॉन के मास की इन फॉर्म ऑफ AMU, 1.007 AMU। न्यूट्रॉन की कितनी आएगी, 1.008 AMU, एंड इलेक्ट्रॉन की कितनी आएगी, 0.00549 AMU। ठीक है, तो मास के द्रव्यमान के जो बेस पे हमें इनको अलग अलग करना था, तो आपको पता चल गया होगा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के मास में क्या क्या डिफरेंस होता है। आपका न्यूट्रॉन का सबसे ज्यादा मास होता है, प्रोटॉन का देन उससे थोड़ा कम होता है, और इलेक्ट्रॉन सबसे लाइट पार्टिकल होता है। ठीक है, तो क्लियर है सब आपको। अब बात करते हैं चार्ज की। अब बात करेंगे हम चार्ज की कि प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है। तो देखिए प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और इसके चार्ज की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। ठीक है, न्यूट्रॉन हमारे पास न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल है, सॉरी न्यूट्रल पार्टिकल है, चार्ज तो है ही नहीं, न्यूट्रल है। न्यूट्रल मतलब उदासीन, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है हमारे पास। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो नेगेटिव होता है, और इसकी वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब ही होती है। बस इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। ठीक है, प्रोटॉन का और इलेक्ट्रॉन के जो चार्ज की वैल्यू है वो सेम है, बस प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन में हम नेगेटिव सिंबल का यूज करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब बात आती है कि प्रोटॉन के बारे में हमें किसने बताया। डायरेक्ट क्वेश्चन है आपके, प्रोटॉन के बारे में हमें किसने एक्सप्लेन किया। तो प्रोटॉन के बारे में जो डिस्कवरी की थी वो गोल्डस्टीन ने की थी। प्रोटॉन के बारे में गोल्डस्टीन ने बताया था कि कोई ऐसा भी चार्ज पार्टिकल होता है जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, बट ये जो नाम है प्रोटॉन, ये हमें किसने दिया, रदरफोर्ड ने दिया। ठीक है, तो डिस्कवरी किसने की भाई, गोल्डस्टीन ने की, और ये नेम किसने दिया हमें, रदरफोर्ड ने दिया। ठीक है, वैसे ही न्यूट्रॉन की जो डिस्कवरी है वो चैडविक ने की थी, और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी, जे थॉमसन ने की थी। इन्होंने हमें इनके बारे में एक्सप्लेन किया था कि प्रोटॉन रदरफोर्ड ने, नाम रदरफोर्ड ने दिया, और न्यूट्रॉन चैडविक ने डिस्कवर किया, और इलेक्ट्रॉन के बारे में जे थॉमसन ने हमें बताया। ठीक है, तो लास्ट में हमें क्या पता चल गया, क्या कि आपका जो एटम का स्ट्रक्चर होता है, बीच में हमारे पास प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, और बाहर आपके इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। ठीक है, देखिए प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का मास, उन दोनों का कॉम्बिनेशन मिलके न्यूक्लियस बनाता है। ठीक है, न्यूक्लियस बनाता है, और इलेक्ट्रॉन आपके बाहर रिवॉल्व करते हैं। आपकी केमिस्ट्री में हम इनका रिप्रेजेंटेशन देते हैं, इनको एक पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म में लिखते हैं। तो देखिए अगर आपको कुछ इस टाइप से एलिमेंट गिवन है XAZ, ठीक है, तो इस एलिमेंट को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये A क्या रिप्रेजेंट कर रहा है और Z क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखिए आपका जो A होता है आपका जो A होता है उसको हम बोलते हैं मास नंबर, एटॉमिक मास नंबर। ठीक है, A को हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास नंबर। ठीक है, एटॉमिक मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का सम। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का अगर सम होता है उसको हम एटॉमिक मास नंबर बोलते हैं, जिसको हम A से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो P प्लस N इज इक्वल टू A। और Z क्या है हमारे पास, Z हमारे पास होता है एटॉमिक नंबर, जिसको हम Z लिख रहे हैं, दैट इज योर एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर का मतलब क्या है, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, मतलब Z इज इक्वल टू P। ठीक है, Z इज इक्वल टू P। तो देखिए हमने अभी बोला P प्लस N इज इक्वल टू A, तो क्या P की जगह हम Z लिख सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हैं, Z प्लस N इज इक्वल टू A हो जाएगा हमारे पास। तो आप यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि A क्या है, एटॉमिक मास नंबर,
और Z क्या है, एटॉमिक नंबर। तो एक ही जगह पे हम Z प्लस n रख सकते हैं, एक ही जगह पे यहाँ पे हम Z प्लस n लिख सकते हैं, या फिर P प्लस n भी लिख सकते हैं, P प्लस n और Z प्लस n लिख सकते हैं, ठीक है। और X आपका कोई भी एलिमेंट है और Z आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, उनको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। Z आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं जिनको हम एटॉमिक नंबर बोलते हैं, वहां पे P लिख सकते हैं। तो आपको कंफर्म हो गया होगा अब कि A क्या है हमारे पास, एटॉमिक मास नंबर है, और Z क्या है, एटॉमिक नंबर है, ठीक है। तो ये सारा स्ट्रक्चर हमें सारे साइंटिस्ट जिनके नाम मैंने आपको बताए हैं, कणाद से लेके और लास्ट आपके साइंटिस्ट जो रहे हैं, उन सब ने क्या बताया है, हमें एटम के स्ट्रक्चर के बारे में एक्सप्लेन किया है, ठीक है। आई होप आज का वीडियो आपको समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और वीडियो को जितना हो उसके लाइक एंड शेयर करिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।